हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। एम्स नॉर्सेट की पेपर है, तो 10 साल पहले की क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। इसमें ऑलमोस्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हो रही हैं सभी के सभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। 10 साल, कहीं कहीं तो आपको 20 साल के भी पेपर मिल रहे हैं, जिसमें से आपका 1999 का है, 1996 का है। उतना पहले का भी पेपर अवेलेबल करवाई जा रही है, क्वेश्चन अवेलेबल करवाई जा रही है इस चैनल पे। तो यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप नए चैनल पे विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। डेली आपको लाइव क्लास मिलेंगी 9 पीएम में, डेली 9 पीएम में 9 बजे रात में लाइव क्लास आपको मिलेंगी। तो जिन जिन लोगों को लाइव क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, बाद बाकी नेक्स्ट डे से आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जितनी भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं अभी ओबीजी से लिए गए हैं। डेली हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज तो मैंने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर दी। 3 वीडियो हो गया, ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड। ये देख पा रहे होंगे, सबसे पहले भ्रूण के दिल की आवाज का आकलन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल हार्ट साउंड की बात किया, कैन बी असेस्ड कब असेस की जाएगी? तो 2 to 3 वीक्स देखिएगा उसके बीच में, या फिर 8 to 10 वीक्स, या फिर आपका क्या है यहाँ पे दिया गया है, या फिर 10 to 12 वीक्स, या फिर 16 to 18 वीक्स। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया फीटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कब आपका फीटल हार्ट साउंड यानी कि दिल की आवाज कब सुनाई देगा भ्रूण का? तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी होगा, बिटवीन 8 to 10 वीक्स। बिटवीन 8 to 10 वीक्स में ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा सीक्रेट्स ऑल दी फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट। प्लेसेंटा सीक्रेट्स ऑल दी फॉलोइंग हार्मोन। प्लेसेंटा निम्नलिखित सभी हार्मोन को गुप्त करता है, लेकिन एक को छोड़कर। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें राइट आंसर क्या आएगी? राइट आंसर क्या आएगी? तो इसमें आपका देखिएगा 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं। एस्ट्रोजेन है, लुटेनाइजिंग हार्मोन है एलएच है, प्रोजेस्टेरोन है, एंड ह्यूमन करेनिक गोनाडोट्रोफिन है एचसीजी। 4 हार्मोन दी गए हैं, लेकिन एक को छोड़कर होगा, जो प्लेसेंटा सीक्रेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्ट। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? देख पा रहे होंगे डियर, साइड में आपका कब कब पूछा गया, कौन सी पेपर ये आपका दिया गया है। इस वीडियो में पूरा ले लिया गया है कि किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी होगा, लुटेनाइजिंग हार्मोन। बी ऑप्शन इसमें राइट आएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें लुटेनाइजिंग हार्मोन एलएच। लुटेनाइजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय गोनाडोट्रोफिक सेल्स इन द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑल अदर हार्मोन जो होता है सीक्रेट्स बाय प्लेसेंटा। सीक्रेट्स बाय प्लेसेंटा, यहाँ पे वही चीज है, लेकिन लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या हुआ कि पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि में गोनाडोट्रोफियन कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। गोनाडोट्रोफियन सेल्स इन द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा एक्सेप्ट। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ या नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा एक्सेप्ट। सामान्य रूप से स्थित अपरा के अलग होने के निम्नलिखित कारण हैं। किसके अलावा? सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, या फिर डिफेक्टिव रेसिडुआ, या फिर सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, या फिर थ्रोम्बोफिलस। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा की बात किया, क्या कारण होगा? लेकिन एक को छोड़कर राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, डिफेक्टिव रेसिडुआ। क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा डियर, बाद बाकी आपका कौन कौन सा ऑप्शन आएगा कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ एनोमली सिचुएटेड प्लेसेंटा में? ऑप्शन आपका ये आएगा, ऑप्शन सी आएगा और ऑप्शन डी आएगा, जो कि आपका ये कारण होगा। लेकिन हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एक्सेप्ट में है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर। एमनियोटिक नर्व के क्या कार्य हैं आपका? देखिए, प्रोटेक्ट्स फीटस फ्रॉम, देखिएगा, जैरिक एंड इंजुरी, मेंटेन इंट्रा यूट्राइन टेम्परेचर,
प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू fetus एंड डी ऑप्शन है प्रोटेक्ट द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य के बारे में पूछा गया है, उसके कार्य के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। सभी के सभी ऑप्शन जो ऑल ऑफ दीज सभी क्या एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होगा, आपका कार्य करते हैं। तो इसमें देखिएगा the pH of amniotic fluid जो होगा 7 to 7.5, it serve as a cushion for growing fetus and also facilitate the exchange of nutrients। क्या होगा, nutrients के exchange, water and biochemical products between mother and fetus। It help in maintaining intrauterine temperature and protects placenta and umbilical cord from 10 to 12 weeks। From 10 to 12 weeks, amniotic fluid increases from 25 ml to 400। इंक्रीज करके कितने तक पहुंच जाता है, 400 तक। एमनियोटिक द्रव का पीएच देखिए इतना है, अब बढ़ते भ्रूण के लिए गद्दी के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर द ग्रोइंग फीटस यहाँ कार्य करता है और माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, पानी और जैव रासायनिक उत्पादों के आदान प्रदान की सुविधा भी देती है। यहाँ यही चीज दिया गया, फैसिलिटेट द एक्सचेंजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स बिटवीन द किसका, मदर एंड फीटस, बिटवीन द मदर एंड फीटस। यह जो है आपका यह देखिए अंत गर्भाशयी तापमान को बनाए रखने में मदद करता है और प्लेसेंटा और गर्भनाल की रक्षा करता है। 10वें और देखिएगा 20वें सप्ताह तक एमनियोटिक दर 25 मिलीलीटर से बढ़ जाता है 400 ml तक हो जाता है, जो कि आपका 10वें और 20वें सप्ताह तक एमनियोटिक फ्लूइड 25 ml to 400 ml। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी हुआ। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड पूछा और इसमें 2-3 क्वेश्चन और बने कि पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का क्या है। देन आपका इसमें कितना ml से कितना तक ये पहुंचता है, 25 ml to 400 ml, बढ़कर 400 ml तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टाइप ऑफ पेल्विक इन विच द फीचर आर हार्ट शेप, ब्रीम, नैरो फ्लोर, पेल्विक एंड साइटिक नोट विच प्रोमिनेंट स्कियल स्पाइन एंड सुप्राप्यूबिक एंगल 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे दिया गया श्रेणी का प्रकार जिसमें विशेषताएं दिल के आकार की सीमा, संकरी अग्रश्रोणी और आपका कस्टिनियोसोल पायदान के साथ उभरी स्टियल ग्रिड और सुप्राप्यूबिक कोन जो है आपका दिया गया। टाइप ऑफ पेल्विक इन विच द फीचर आर हार्ट शेप, क्या है, हार्ट शेप। यहाँ पे दिया गया ब्रीम, नैरो फॉर पेल्विक एंड साइटिक नोच विथ द प्रोमिनेंट स्टियल स्पाइन एंड सुप्राप्यूबिक एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी में गायनिकॉइड पेल्विक्स, बी में एंड्रॉइड पेल्विक्स, सी में एंथ्रोपॉइड पेल्विक्स एंड डी में पैलेटोपोलाइड पेल्विक्स। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। एंड्रॉइड पेल्विक्स, बी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा यहाँ पे गायनिकॉइड पेल्विक्स आल्सो नॉन एज ट्रू पेल्विक्स, इसको हम क्या नाम से भी जानते हैं, ट्रू पेल्विक के नाम से, इज ओवल एंड इनलेट। वर्ड्स देखिएगा सब प्यूबिक आर आर्च एंड पेल्विक ब्रीम विच इज ट्रांसवर्स एपिलेप्स, ट्रांसवर्स एलिप्स। यहाँ पे गायनिकॉइड पेल्विक्स को देखिए ट्रू पेल्विक्स के रूप में भी जाना जाता है। इनलेट पर अंडाकार होता है, यहाँ पे देखिए ओवल एट इनलेट। वर्ड्स सब प्यूबिक, चौड़ा सा प्यूबिक आर्क जो होगा आपका पेल्विक ब्रीम जो दिया हुआ आंकड़ा, और पेल्विक ब्रीम जो अनुप्रस्थ दीर्घवृत्त होता है। यहाँ पे दिया गया है कि वाइड सब प्यूबिक आर्च एंड पेल्विक ब्रीम विच इज क्या होगा, ट्रांसवर्स एलिप्स, ट्रांसवर्स एलिप्स। यहाँ पे ये दिया गया है। नेक्स्ट एंट्रोपॉइड पेल्विक से पूछता है तो ओवल एट इनलेट, pelvic beam is anteroposterior ellipse, anteroposterior ellipse, suprapubic arch slightly narrow, slightly क्या होगा, narrow। इसमें क्या था आपका pelvic beam which is transverse ellipse था, लेकिन इसमें anteroposterior ellipse, suprapubic arch slightly narrowed। नेक्स्ट आपका पेलेटॉइड पेल्विस की बात किया जाए तो फ्लैटेंड एट इनलेट एंड हैज प्रोमिनेंट सैक्रम, पेल्विक ब्रीम इज ट्रांसवर्स किडनी से, पेल्विक ब्रीम जो होगा इस ट्रांसवर्स किडनी से, पेल्विक ब्रीम ट्रांसवर्स किडनी के आकार का होता है। ये कौन सा, पैलेटॉइड आपका पैलेटाइपॉइड पेल्विक्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें जो एंड्रॉइड पेल्विक्स, बाद बाकी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन के यहाँ रैशनल दी गई हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा नॉर्सेट में। नेक्स्ट द एवरेज देखिएगा सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर इज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर इज 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर या 13.5 सेंटीमीटर। एवरेज सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर पूछा स्कल्स के, यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 11.5 सेंटीमीटर।
सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक 9.5, सब ऑसिपिटो फ्रंटल 10, देन ओसिपिटो फ्रंटल 11.5, मेंटो वर्टिकल 14 एंड सब मेंटो ब्रैग्मेटिक भी आपका क्या है 9.5, और देन आपका सब मेंटो वर्टिकल 11.5 क्योंकि सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर पूछा है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर। सी इज करेक्ट आंसर। ये भी रैशनल को देख लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, इन द फीटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड। भ्रूण की खोपड़ी में ब्रेगमा पाया जाता है। ऑप्शन ए में एट द जंक्शन ऑफ द सजाइटल कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर, बी में एट द जंक्शन ऑफ द लेम्बॉइड, देखिएगा लैम्बडॉइडल एंड सजाइटल सूचर, सी में बिटवीन द टू हाफ ऑफ द फ्रंटल बोन, डी में है बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन। यहाँ पे भ्रूण की खोपड़ी में ब्रेगमा पाया जाता है, कहाँ पे सॉरी, ऑप्शन सी होगा एट द जंक्शंस ऑफ द सेजाइटल कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स। राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, इसमें ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे पोस्टीरियर फंटानेल या फिर लैम्बडा इज सिचुएटेड एट द जंक्शंस ऑफ lambdoidal and sagittal sutures. Frontal suture is situated between two half of frontal bone. Frontal suture यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे रहेगा, सिचुएटेड बिटवीन टू हाफ ऑफ फ्रंटल बोन। देन कोरोनल सूचर की बात किया जाए, फाउंड बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल बोन। सभी का अलग अलग बताया गया डियर। फीटल स्कल्स और ब्रेगमा इज फाउंड की बात किया है, जिसमें से पोस्टेरियर फंटानेल लैम्बडा एंड सिचुएटेड एट द जंक्शंस ऑफ कहाँ पे लैम्बोडॉइडल एंड सजाइटल सूचर। वैसे राइट आंसर इसमें क्या हुआ एट द जंक्शन ऑफ सेजाइटल कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर। सभी के बारे में यहाँ पे बता दिया गया जितने सूचर है कहाँ कहाँ पे स्थित होंगे, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट है हार्मोन दैट प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन्स ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियन प्रेगनेंसी बाय सस्टेनिंग द फंक्शन इज। सस्टेनिंग द फंक्शन इज एक हार्मोन जो मासिक धर्म को रोकता है और कार्य को बनाए रखते हुए कॉर्पस ल्यूटियम गर्भावस्था को बनाए रखता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी में लुटेनाइजिंग हार्मोन, सी में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड डी में ह्यूमन करेनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। चार ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन ऑफ द कॉर्पस लुटियम प्रेगनेंसी बाय सस्टेनिंग द फंक्शन इज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ह्यूमन करेनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एचसीजी एच यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, एसेंशियल फॉर पिवटल डेवलपमेंट एंड प्लेज या की रोल इन फंक्शन ऑफ किसका, वोमेन्स ओवेरियन एंड मेन्स टेस्टिस। किसमें हो रहा आपका, महिलाओं के अंडाशय और पुरुषों के वृषण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा, FSH याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ट्राइगेस ओव्यूलेशन इन फीमेल एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इन मेल्स इट स्टिमुलेट लेडिंग सेल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे क्या दिया गया, लुटेनाइजिंग हार्मोन महिलाओं में ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम के विकास को ट्रिगर करता है और पुरुषों में या टेस्टोस्टेरोन के लेडिंग सेल उत्पादन को उत्तेजित करता है। यहाँ पे वही दिया गया कि स्टिमुलेट लेडिंग सेल्स प्रोडक्शन ऑफ किसमें, टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, क्या रिलीज कर, हाइपोथैलेमस which stimulate the pituitary gland to release the gonadotropin hormones, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी रहा। Next, which of the following tests can be used to diagnose pregnancy on the first day of the missed period 28 day of cycle, 28 day of cycle। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग मिस्ड अवधि के पहले दिन गर्भावस्था का निदान करने के लिए किया जा सकता है। चक्र क्या है आपका, 28 डे, 28 डे यहाँ पे बताया है कि 28 डे ऑफ साइकिल। टू साइड सैंडविच देखिएगा, इम्यूनो एसी या फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसी या फिर एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट या फिर डायरेक्ट लैटेक्स एगुलेशन टेस्ट। चार ऑप्शन दिया गया डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, टू साइड सैंडविच इम्यूनो एसिड। यहाँ पे देखेंगे टू साइड सैंडविच इम्यूनो एसिड टेस्ट डिवाइस डिजाइन फॉर द क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG।
concentration in human urine sample and therefore is an aid in early detections of pregnancy. early detections of pregnancy यहाँ पे देखिएगा मानव मूत्र के नमूनों में मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपियन एग्राता के गुणात्मक निर्धारण के लिए डिजाइन किया गया दो साइड सैंडविच इम्यूनो एसिड परीक्षण उपकरण और इसलिए गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाने में सहायता करता है। क्या करता है? शीघ्र पता लगाने में सहायता करता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है या फिर नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एट 8 वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन, एट 8 वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन द यूट्रस लुक्स लाइक, 8 सप्ताह के गर्भ में गर्भाशय कैसा दिखेगा? किस प्रकार दिखेगा? अ स्मॉल एंड रेड पेयर या फिर लार्ज ऑरेंज या फिर साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट या फिर गोल्फ बॉल। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन बी होगा, लार्ज ऑरेंज की तरह दिखेगा आपका 8 वीक्स में, संतरे की तरह, बड़े संतरे। एट 12 वीक्स यूट्रस लुक्स लाइक, यदि 12 सप्ताह कुछ ग्रेप फ्रूट होगा। 14 to 20 वीक्स का होगा तो आपका साइज ऑफ पपाया जैसा होगा। 28 to 40 वीक्स रहेगा तो कौन सा होगा? वाटरमेलन होगा। तो हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में वाटरमेलन वाला पूछे या फिर पपाया वाला पूछे, ग्रेप फ्रूट वाला पूछे, क्योंकि 2017 में ये पूछ चुका है आपका लार्ज ऑरेंज से रिलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर। Next, the uterus has already risen out of the pelvis and is experiencing further growth into the abdominal area at about, गर्भाशय पहले ही श्रोणी से बाहर निकल चुका है। यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी राइजन आउट ऑफ द पेल्विक्स, पेल्विक से बाहर और लगभग पेट के क्षेत्र में आगे की वृद्धि का अनुभव कर रहा है। एक्सपीरियंसिंग क्या है? फर्दर ग्रोथ इनटू द एब्डोमिनल एरिया एट अबाउट। तो कितने में? 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में या 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 12वां सप्ताह में। Until 12 weeks of pregnancy, the uterus remains as pelvic organ. At approximately 12 weeks of gestation, the uterus becomes large enough. क्या होता है? यूट्रस कितना बड़ा? Large enough to be palpable just above the pubic symphysis. क्या करेगा? Just above the प्यूबिक सिम्फाइसिस से जस्ट ऊपर। यहाँ पे देखिएगा गर्भाशय की 12 सप्ताह तक गर्भाशय एक श्रोणी अंग के रूप में रहता है। गर्भाशय क्या रखता है? श्रोणी अंग के रूप में रहता है। लगभग 12 सप्ताह के गर्भ में गर्भाशय इतना बड़ा हो जाता है कि जघन सिम्फाइसिस के ठीक ऊपर स्पर्श करने के योग्य हो जाता है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिक्स के ऊपर एवं भी रहता है। कब? 12 वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। Next, with the ordinary stethoscope, the fetal heart sound can be detected earliest between weeks of pregnancy. साधारण स्टेथोस्कोप से भ्रूण के दिल की आवाज का सबसे पहले के 20 का पता लगाया जा सकता है। गर्भाशय के कितने सप्ताह में? 6 to 8 वीक्स, 18 to 20 वीक्स या फिर 24 to 26 वीक्स या 8 to 10 वीक्स या 8 to 10 वीक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 18 to 20 वीक्स क्या आएगा? 18 to 20 वीक्स आएगा। इन ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप द फ्यूटल हार्ट, यहाँ पे इन ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप द फ्यूटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड अर्लिएस्ट एट 18 to 20 वीक्स, 18 to 20 वीक्स थ्रू फ्यूटल डॉपलर से यदि देखा जाए अल्ट्रासाउंड, द फ्यूटल हार्ट बीट साउंड इज ऑडिबल 95% ऑफ द टाइम इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी 12 सप्ताह में आपका 95% सुनाई देगा किसे? डॉपलर से एंड अल्ट्रासाउंड। एंड नियरली 100% ऑफ द टाइम आफ्टर 14 वीक्स। कब 100% सुनाई देगा आपको? 14 वीक्स के बाद। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ करेक्ट आंसर, 18 to 20 वीक्स। नेक्स्ट इज द डस्की hue of the vestibule and anterior vaginal wall due to local vascular congestion is called as, स्थानीय सवनी संकुलन के कारण वेस्टिब्यूल और पूर्वकाल योनि दीवार के सांवले रंग को कहा जाता है। वेजाइनल देखिएगा वॉल ड्यू टू लोकल वेस्कुलर कंजक्शन इज कॉल्ड एज, ऑप्शन सी में ओसाइंडर साइन। देखिएगा ऑप्शन सी में क्या है आपका? ओसाइंडर साइन है। बी ऑप्शन में क्या है आपका? चैडविक साइन है। सी ऑप्शन में गुडल साइन है। डी ऑप्शन होमेन साइन है। राइट आंसर पहले ही सो गया यहाँ पे ऑप्शन बी चैडविक साइन। चैडविक साइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है डियर, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
जब भी एग्जाम हुआ किसी भी नर्सिंग ऑफिसर जो परमानेंट वैकेंसी आई है सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे इफ ऑफ गिवन डेफिनेशन इज एडविक साइन इट इज आल्सो नोन एज क्या कहेंगे इसको जैकमायर साइंस भी कहते हैं। ठीक है ये पहला क्वेश्चन। और साइंडर साइन इज वेजाइनल परसुलेशन दैट मिरर्स द मैटरनल हार्ट रेट एज एन अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि वसाइंडर का लक्षण योनि में स्पंदन है जो गर्भावस्था के शुरुआती संकेत के रूप में मारती हुई हृदय गति को दर्शाता है। Then softening of the vaginal portion of the cervix from increased vascularization is known as क्या कहलाएगा गुडल साइन कहलाएगा। कौन सा साइन कहलाएगा गुडल साइन जो हमारा क्या करता है बड़े हुए सावनीकरण से गर्भाशय गिरवा के योनि भाग को नरम करना या फिर गुडल के संकेत के रूप में जाना जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजिना। देन हॉर्मोन साइन क्या डिस्कम्फर्ट बिहाइंड द नी ऑन फोर्स dorsiflexion of the foot which indicates deep vein thrombosis। deep vein thrombosis तो ये इसमें आपका सभी के सभी यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बता दिया गया रैशनल के साथ। तो राइट आंसर इसमें जो ऑप्शन बी हुआ चैडविक साइन। नेक्स्ट द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नॉन एज। यहाँ पे सॉफ्टनिंग की बात आ गया तो राइट आंसर इसमें क्या होगा ऑप्शन डी होगा गुडल साइंस में सॉफ्टनिंग होता है। इट इज द नेम आफ्टर विलियम गुडल्स। गुडल साइन इज सिग्निफिकेंट सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजिना पोर्शन ऑफ द सर्विस ड्यू टू किसके कारण इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन के कारण। दिस साइन अकर एट अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में। ये साइन कब दिखेगा आपको चौथा सप्ताह से। कब दिखेगा चौथा सप्ताह से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुडल साइंस कब दिखने लगता है कब शो होते हैं साइन कब पता चलेगा आपको अकर 4 वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन से। यह संकेत लगभग 4 सप्ताह के गर्भ में होता है। ये संकेत कब होगा आपका 4 सप्ताह में। नेक्स्ट है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज अक्टूबर 19 2017। 19 अक्टूबर 2017 में एलएमपी डेट था इसका। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी कब आएगा तो जुलाई 12 2018 जुलाई 26 2018 अगस्त 12 2018 या अगस्त 26 2018। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। बी इज करेक्ट आंसर। किसके अनुसार देखिएगा नेगलेस फॉर्मूला। यहाँ पे नेगलेस फॉर्मूला जो है 9 मंथ प्लस क्या करते हैं 9 मंथ प्लस 7 डेज क्या होता है 9 मंथ प्लस 7 डेज इसमें ऐड कर देते हैं। तो एलएमपी जब से है आपको ऐड कर लेना। एलएमपी इसकी डेट कब था 19 अक्टूबर 17 अक्टूबर से लेकर आपका कब तक आएगा 9 मंथ आपका आएगा तो आपका जुलाई तक आएगा। और आपका 19 है 19 प्लस क्या होगा 19 प्लस 7 19 प्लस यदि 7 कीजिएगा तो राइट आंसर आपका क्या होगा 26 होगा इसमें। तो राइट आंसर इसलिए इसमें क्या हुआ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जुलाई 26 2018। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइट ऑफ योर यूट्रस इज मिडवे बिटवीन द सिम्फैसिस प्यूबिक्स एंड अम्बिलिकल्स एट विच वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन। गर्भ की किस सप्ताह में गर्भाशय की ऊंचाई सिम्फैसिस प्यूबिक्स और नाभि के बीच में होती है। देखिएगा सिम्फैसिस प्यूबिस और अम्बिलिकल्स दोनों के बीच में होगा 12 वीक्स में 8 वीक्स में 16 वीक्स में या 28 वीक्स में। राइट आंसर इसमें क्या होगा ऑप्शन सी होगा 16 वीक्स में दोनों के बीच में होगा आपका 16 वीक्स इज करेक्ट आंसर। 16 वीक्स में क्योंकि दोनों के बीच में पूछा सिम्फैसिस प्यूबिक्स एंड अम्बिलिकल्स एट विच वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्शन इज मदर ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है दोष में माँ के रक्त में पाया जाने वाला जैव रासायनिक मार्कर कौन सा है। अल्फा फिटोप्रोटीन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड या अल्कलाइन फॉस्फेट या फिर एमिनो एसिड। क्योंकि यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डियर ये फोलिक एसिड के कमी से होने वाले हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रॉब्लम कंजेनाइटल प्रॉब्लम किसकी वजह से होता है डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका अल्फा फिटोप्रोटीन ऑप्शन ये होगा इसमें करेक्ट आंसर। अल्फा फिटोप्रोटीन इज द फर्स्ट प्रोटीन मार्कर टू बी एसोसिएटेड विद fetal abnormalities that are easily detectable in mother serum. High level of AFP alpha fetoprotein in the mother serum is associated with neural tube defect। यहाँ भी देखिए वही है associated with neural tube defect and decrease alpha fetoprotein level in mother serum एसोसिएटेड विथ क्या होगा डॉन सिंड्रोम। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर यदि हाई लेवल हो जाता है अल्फा फिटोप्रोटीन का तो उसमें क्या होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल मदर सीरम एसोसिएटेड विथ डॉन तो डॉन सिंड्रोम में जाएगा।
तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो डाउन सिंड्रोम में जाएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा फीटोप्रोटीन गुण असमानताओं से जुड़ा पहला प्रोटीन मार्कर है, असामान्य, ठीक है ना। जो माँ के सीरम में आसानी से पता लगाया जा सकता है, किसमें, सीरम में आसानी से पता लगाया जा सकता है। माँ के सीरम में एएफपी का उच्च स्तर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दोष से जुड़ा होता है, और माँ के सीरम में एएफपी का स्तर कम होना डाउन सिंड्रोम से जुड़ा होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि ज्यादा रहेगा तो पूछेगा तो उसमें क्या होगा, आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यदि कम रहता तो अभी क्या था, डाउन सिंड्रोम राइट आंसर होता। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रथम हृदय ध्वनि का निर्माण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिएगा, रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, बी में क्लोजर ऑफ सेमिलान वेवल, सी ऑप्शन में कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आर्टिकल मस्कुलेचर, डी ऑप्शन में क्लोजर ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वर्व। चार ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वर्व। फर्स्ट हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ किसके वजह से, आर्टिकुलियो, देखिएगा आर्टियोवेंट्रिकुलर वर्व, दैट इज कौन कौन सा, ट्राइकस्पाइड वर्व और बाइकस्पाइड वर्व। ये राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हुआ। Next, what will be the attitude of head during face and brow presentation? During किसमें, face and brow presentation, चेहरे और भावों की प्रस्तुति के दौरान सिर का रवैया कैसा होगा। सिर का पूछा, एटीट्यूड ऑफ हेड का कैसा होगा, तो फ्लेक्शंस होगा या कंप्लीट एक्सटेंशन होगा या एडक्शंस होगा या अबडक्शंस होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया चेहरे और भावों की प्रस्तुति, यहाँ पे फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन की बात किया है, और एटीट्यूड ऑफ किसका पूछा, हेड का। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, कंप्लीट एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन मतलब बाहर की, और कंप्लीट एक्सटेंशन मतलब कि एटीट्यूड ऑफ हेड इन ब्रो प्रेजेंटेशन, पूर्ण विस्तार माथे प्रस्तुति में सिर का रवैया। लेकिन वर्टक प्रेजेंटेशन में एटीट्यूड कैसा रहेगा, फ्लेक्शन रहेगा। किसमें रहता है फ्लेक्शन, वर्टक पोजिशन में। बाद में की आपका ब्रो प्रेजेंटेशन में कंप्लीट एक्सटेंशन रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीप इज आल्सो नॉन एज अम्बिलिकल ग्रीप। निम्न में से किस ग्रीप को अम्बिलिकल ग्रीप के नाम से भी जाना जाता है। आल्सो नॉन एज अम्बिलिकल ग्रीप, तो फंडल ग्रीप, लेटरल ग्रीप, पाविक ग्रीप या पेल्विक ग्रीप। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन बी होगा, लेटरल ग्रीप। Lateral grip is also known as umbilical grip, and the aim of this grip is to identify the fetal bag इन मदर्स एब्डोमेन। इसका उद्देश्य क्या है, माँ की पेट में वापस भ्रूण की पहचान करना। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी, लेटरल ग्रिप। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स आर डिफाइंड एज। एक्सपल्सन कहलाएगा, डायलेटेशन कहलाएगा, एफेसमेंट कहलाएगा, कॉन्ट्रेक्शन कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो आप लोग सभी को मालूम होगा, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर या मैकेनिज्म ऑफ लेबर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, एफेसमेंट। द प्रोसेसिंग ऑफ थिनिंग ऑफ द सर्विस इज नॉन एज एफेसमेंट, एंड द इंक्रीजेस इन डायमीटर ऑफ द सर्विस दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, डायलेशन। दैट इज कॉल्ड डायलेशन। Next, it is the visible movement of the head due to untwisting of the neck. Untwisting of the neck sustains during internal rotation is, यह आंतरिक घुमाव के दौरान गर्दन के मुड़ने के कारण सिर की दिखाई देने वाली गति है। क्या है, क्रॉनिंग है, एक्सटर्नल रोटेशन है, रेस्टिट्यूशन है, टॉर्सन ऑफ द नेक है। टॉर्सन ऑफ द नेक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, रेस्टिट्यूशन। सी इज करेक्ट आंसर। Next है, movement occur in head to untwist the neck sustained during internal rotation is termed. During internal rotation is termed. आंतरिक घुमाव के दौरान गर्दन को खोलने के लिए सिर में होने वाले संचलन को कहा जाता है एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, क्रॉनिंग, एक्सटर्नल रोटेशन। इससे जितने क्वेश्चन बन रहा था डियर मैकेनिज्म ऑफ लेबर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में ले ली गई हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन भी होगा, रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट, कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन इज। कार्डिनल मूवमेंट, देखिए ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। तो एंगेजमेंट होगा, क्रॉनिंग होगा, इंटरनल रोटेशन होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन इज द कार्डिनल मूवमेंट विच अकर जस्ट बिफोर द एक्सपल्सन। क्या होगा, जस्ट बिफोर द एक्सपल्सन, यानी कि ये बाहरी घुमाव मुख्य आंदोलन है जो निष्कासन से ठीक पहले होता है। कब होता है, जब वो एक्सपल करता है उससे कुछ देर पहले ये होता है।
नेक्स्ट, बाहरी घुमाव मुख्य आंदोलन है जो निष्कासन से ठीक पहले होता है, तो 60 mg। देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन इसका हट गया, सॉरी इसके लिए मिस्टेक से हो गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इक्विवेलेंट ऑफ 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन के बारे में पूछा गया, फेरस सल्फेट हेपाटो। ये क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में अपलोड कर दी जाएंगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भावस्था में प्रतिबंधित है, तो मिजिल्स होगा, रूबेला होगा, वेनिसीला होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछा है इन प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज। Next is the primary purpose of administering magnesium sulfate intravenous for a patient who has premature rupture of membrane and has contraction in every 10 minutes is to every 10 minutes में उसकी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और हमारा क्या प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, प्री मैच्योर बेबी है, एंड मैग्नीशियम सल्फेट क्या आईवी देना है, और हमारा कॉन्ट्रेक्शन कितना प्रत्येक 10 मिनट में हो रहा है, प्रत्येक 10 मिनट में क्या हो रहा है, यूट्रन की कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। तो इसमें देखा जाए राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर प्रोवाइड सेडेटेशन, या फिर मेंटेन ब्लड प्रेशर, या फिर इनिबिट कॉन्ट्रेक्शन, या फिर इंप्रूव फीटल लंग्स। क्या करना है आपको, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्शन को इनिबिट करना है, बार बार कॉन्ट्रेक्शन ना आए उसके लिए रोकना है। क्यों, देखिए क्या क्या हो रहा है, क्योंकि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि प्री मैच्योरिटी बेबी है, जिसका लंग पूरा अच्छा से क्या होता है, मैच्योर नहीं होता है बच्चा का। तो मैग्नीशियम सल्फेट एक्ट एज टोकोलाइटिक एजेंट विच आर यूज्ड टू स्टॉप यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। टोकोलाइटिक हैव नो इफेक्ट ऑन प्लेसेंटल परफ्यूजन और फीटल पल्मोनरी सिस्टम। ये जो दिया मैग्नीशियम सल्फेट एक टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग गर्भाशय की संकुचन को रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन बार बार हो रहा है प्रत्येक 10 मिनट में, उसे रोकने के लिए किया जाता है। टोकोलिप्टिस का प्लेसेंटल परफ्यूजन या भ्रूण पल्मोनरी सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि टोकोलाइटिक एजेंट का यूज किया जा रहा है बेबी को थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाने के लिए, तो इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका, ऑप्शन सी हुआ, इनिबिट कॉन्ट्रेक्शन, सी इज करेक्ट आंसर। ये टोकोलाइटिक एजेंट जो है ये क्या करती है, ये वो दवा है जो कि आपका क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन को रोकती है और संकुचन को धीमा कर देती है कॉन्ट्रेक्शन को। ये जो टोकोलाइटिक एजेंट आज जो है व्यापक रूप से समय से पहले प्रसव के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। जब भी प्रीमेच्योरिटी बेबी आ रहा है उससे पहले क्या किया जाता है, इसको उपयोग किया जाता है, और गर्भावस्था को क्या किया जाता है, आगे बढ़ने की अनुमति दे देता है। इसलिए भ्रूण को जन्म से पहले आकार या परिपक्व प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये परिपक्व होने के लिए क्या करता है, इसको इसे यूज किया जाता है टोकोलाइटिक एजेंट का, ताकि बच्चे का लंग थोड़ा मैच्योर हो सके। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हुआ, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट मदर विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्या है क्रोनिक हाइपरटेंशन, मदर्स बहुत लंबे समय से क्या है, इसको मदर्स को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वो भी आपका लंबे समय से। तो मिथाइल डोपा, एटिनोन, डाइजीपाम, मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी होगा, ये इज करेक्ट आंसर, मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा। यहाँ पे देखिएगा मिथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट मदर with chronic hypertension because this drug does not alter the maternal cardiac output or blood flow to the uterus or kidney while other drug like यहाँ पे देखिएगा एटिनोल हैज बीन एसोसिएटेड विथ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, देन मैग्नीशियम सल्फेट यूज टू ट्रीट वोमेन विथ प्रीएक्लेम्सिया, देन डाइजीपाम होगा इज नॉट एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसमें मिथाइल डोपा जो हुआ क्या करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, प्रेग्नेंट मदर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन के लिए। देखिए गर्भवती माँ के लिए पसंद की दवा है, क्योंकि यह दवा मातृ कार्डियक आउटपुट या गर्भाशय के गुर्दे में रक्त प्रवाह में परिवर्तन नहीं करती है, जबकि अन्य दवाएं जैसे एटिनोल हैज बीन एसोसिएटेड विथ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि एटिनोल जो है अंतर्गर्भाशय विकास मंत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम किसको देंगे, मिथाइल डोपा। कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं होगा, ड्रग ऑफ चॉइस होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following be given during pregnancy? Anti-tuberculosis drug cannot give। तो गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी दी जानी चाहिए,
क्षय रोगी दवाई नहीं दी जा सकती है। रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर INH है, यहाँ पे INH आइसोनियाजाइड। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हम नहीं देते प्रेगनेंसी के टाइम में। बाद में कि रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्बुटोल आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट इन द किसको फ्यूटस को इफेक्ट हार्मफुल करेगा, हार्म पहुंचाएगा। रेडियली क्रॉसेस द प्लेसेंटा बैरियर, किसे क्रॉस कर रहा है? क्योंकि आसानी से प्लेसेंटा बाधा को पार कर सकता है, ये प्लेसेंटा से पार कर सकता है, बच्चे में पहुंच सकता है। नेक्स्ट है द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस इज, गर्भ फ्लश के उपचार के लिए सोने का मानक है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेस्टेरोन एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, सीरोटोनिन एडमिनिस्ट्रेशन। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा इसमें, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। डिक्रीजेज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन कॉजेज ऑफ हॉट फ्लैशेस, क्या हो रहा है? कॉजेज ऑफ हॉट फ्लैशेस, यहाँ पे देखिएगा हॉट फ्लैशेस मीन सडन फीलिंग ऑफ वार्म, क्या होता है? तुरंत क्या होगा? सडन फीलिंग ऑफ वार्म, यूजुअली मोस्ट इंटेंस ओवर द फेस, नेक, चेस्ट एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग। इट कॉमनली अकर ड्यू टू मेनोपॉज, किसमें कॉमनली अकर? ड्यू टू मेनोपॉज के कारण। द कोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस इज एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। एस्ट्रोजन के स्तर में कमी गर्भ चमक का एक कारण है। हॉट फ्लैशेस का मतलब है अचानक गर्माहट का एहसास होना। अचानक क्या होगा? गर्माहट का एहसास होगा, आमतौर पर चेहरे पर होगा, गर्दन पे होगा, छाती पर सबसे अधिक तीव्र व अत्यधिक पसीना आना, यह आमतौर पर रजोनियोसिटी के कारण होता है। हॉट फ्लैशेस को उपचार के लिए सर्व मानक एस्ट्रोजन प्रशासन है। कौन सा होगा हॉट फ्लैशेस के लिए? एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करेंगे? कौन सा हार्मोन का एडमिनिस्ट्रेट करेंगे? एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी लास्ट क्वेश्चन डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा तो मुझे उससे क्या होगा? सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए अरेंज करके अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।